हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो हमने एल्केन पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं एल्केन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्केन है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग एफआर बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने क्या बताया? एल्केन का ये इकलौता रिएक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन जो है एल्केन का वो कौन सा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन of alkane is FR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है। अब चलिए इस रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन सा? हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन मतलब एल्केन का रिएक्शन जो कराया जाएगा वो हैलोजन से कराया जाएगा। इस रिएक्शन को हम फोटो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो हैलोजिनेशन। जैसे क्लोरीनेशन कराया जाए एल्केन पे तो क्या बोलेंगे? फोटो क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन कराया जाए तो फोटो ब्रोमिनेशन। तो इसको, इस हैलोजिनेशन को हम लोग फोटो हैलोजिनेशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटो हैलोजिनेशन। अब चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगा। तो देखो, हमने कोई एल्केन ले लिया, जैसे सपोज हमने CH3 एल्केन ले लिया और इसका रिएक्शन हमने कराया H2 से। H2 मतलब हैलोजन। जानते हो क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNu मतलब सनलाइट। तो क्या होगा? सुनना, यहां पर आपने CH3 लिया है ना, इसको CH2 और ये H कर दिया है, तो यहां से H एक निकलेगा और यहां से एक मिलके HX बना लेगा, जैसे HCl, HBr, HI, और जहां से H निकलेगा वहां पर एक X आ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और यहां पर X आया प्लस ये बाई प्रोडक्ट बना। HNu के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इंटरमीडिएट क्या होगा? फ्री रेडिकल, क्योंकि HNu क्या कराता है? होमोलाइटिक फिशन, और होमोलाइटिक फिशन से क्या बनता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। तो अगर देखा जाए किस तरह से रिएक्शन हुआ होगा तो एक रफ आइडिया हमें मिल गया कि सर जो H2 है HNu के प्रेजेंस में X रेडिकल में ब्रेक होगा और वो X रेडिकल H रेडिकल को निकाल कर यहां पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2X। मतलब यहां पर क्या बना होगा? फ्री रेडिकल। यहां पर क्या बना होगा? फ्री रेडिकल। और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बनाए होंगे। यहां पर फ्री रेडिकल कैसे बना होगा? जब H रेडिकल यहां से निकला होगा। ये X रेडिकल कैसे बना होगा? जब यहां से X रेडिकल निकला होगा। ये X रेडिकल और H रेडिकल मिलकर HX बना लिया। क्या बना लिया? HX बना लिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर कि इन दिस रिएक्शन formation of free radical takes place. Formation of free radical takes place. क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कौन रिएक्शन फास्ट देगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। तो पहले आप इसे नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म का देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करें? इसे नोट करिए, उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। नोट करिए।
हाँ बच्चों, तो अब हम लोग उस रिएक्शन का हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म देखेंगे। किस तरह से एल्केन पे हैलोजिनेशन हो रहा है उसका मैकेनिज्म देखना है। हमने क्या देखा था, एल्केन था, हैलोजन से रिएक्शन कराया गया तो अल्काइल हैलाइड और करस्पॉन्डिंग एचएक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये कैसे हुआ इसे देखना है। रिएक्शन हमारा क्या हो रहा था, पहले हम रिएक्शन लिख ले रहे हैं। रिएक्शन क्या था भाई, मान लीजिए कि CH3 हमने एल्केन के मामले में ये लिया था और इसका रिएक्शन H2 से कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2X प्लस HX। इसी का हमें मैकेनिज्म देखना है। तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन हुआ है। तो देखो बेटा, जो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व रिएक्शन होगा उसमें हमें 3 स्टेप पढ़ने होंगे। फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकेंड स्टेप को बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप और थर्ड स्टेप को हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। इन तीनों स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, क्योंकि चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, चेन प्रोपगेशन। तो चलिए एक एक स्टेप करके पढ़ते हैं। सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन यहां से इनिशिएट हो रहा है, मतलब रिएक्शन यहां से इनिशिएट हो रहा है। अब इस स्टेप में क्या होगा सुनिएगा। आपने X2 लिया है, X2 मतलब F2 Cl2 Br2 I2, और जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ेगा H2 मिलेगा। क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन होगा। तो होमोलाइटिक फिशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब 2 एक्स रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। सर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, एक रेडिकल जो बना इस बॉन्ड को तोड़ने से, ये मैंने यहां पर बताया। जैसे आपने क्या किया, X2 हैलोजन लिया, किसी वेसल में आपने हैलोजन लिया, जैसे किसी कप में किसी बाउल में रख लिया और उसके ऊपर सनलाइट जैसे ही आया होगा तो सनलाइट ऊपर के लेयर पे जो सरफेस होगा उस पर सनलाइट पड़ा होगा। तो जिस मॉलिक्यूल से सनलाइट पड़ा वो हैलोजन ब्रेक होके हैलोजन फ्री रेडिकल में फॉर्म हो गया। मतलब हैलोजन जो मॉलिक्यूल था वो हैलोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये जो हैलोजन फ्री रेडिकल है रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करेगा। तो सेकेंड स्टेप यहां पे देखते हैं, कौन सा स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप। अब देखो चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या होता है कि जो हैलोजन है ये एल्केन से रिएक्शन करेगा। जैसे मान लो कि हमने इथेन लिया है तो 2 CH3 हमने क्यों लिया, सुनना, 2 इथेन हमने C2H6 हमने क्यों लिया ये सुनने का है, प्लस 2x रेडिकल। एक चीज समझना है, ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होते हैं उनको प्रोडक्ट बनाने के लिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं बैलेंस करके यहां पर बता दे रहा हूं। ये जो एक्स रेडिकल है, रेडिकल के प्रेजेंस में बताना होमोलाइटिक फिशन होता है क्या हेट्रोलाइटिक, तो आप बोलोगे होमोलाइटिक फिशन होता है। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा होमोलाइटिकली। क्यों भाई, रेडिकल के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन, ये बॉन्ड है कि गया, आप बोलोगे कि गया। H रेडिकल बना होगा और CH3 CH2 रेडिकल बना होगा। अब देखो ये एक्स रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा, जो अनस्टेबल होगा, क्योंकि अनस्टेबल जो होगा वो फास्ट रिएक्शन करना चाहेगा। तो ये एक्स रेडिकल इस 2x रेडिकल से, 2 आपने एल्केन लिया है तो 2x रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, 2HX। और ये 2x रेडिकल यहां से 2H रेडिकल निकल के HX बना लिया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बन गया होगा, CH3 CH2 रेडिकल। क्या बन गया, CH3 CH2 रेडिकल। अब ये जो है 2CH3 CH2 रेडिकल, एक चीज मेरे को बताओ कि पूरे के पूरे हैलोजन ब्रेक हो गए थे कि जिस वेसल में आपने लिया था उसके सरफेस के हैलोजन ब्रेक हुए थे।
आप बोले सर सनलाइट ऊपर से पड़ा है तो सरफेस से पड़ा है, तो सरफेस वाले हेलोजन ब्रेक हुए थे। अभी बहुत अंदर के जो Cl2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल, जो भी हेलोजन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक नहीं हुए हैं, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म। तो ये रेडिकल जो है उस अनडिसोसिएटेड H2 मॉलिक्यूल के पास जाएगा। जैसे क्या रेडिकल के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन हुआ, एक्स रेडिकल। आप बोले सर दो लिए हैं तो चार बनेगा। अब ये दो रेडिकल इस दो रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा और क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2X प्लस ये दो रेडिकल तो चला गया यहां पर कंबाइन करने के लिए, और 2x रेडिकल बच गया। कैसे 2x रेडिकल बच गया बेटा? सर क्योंकि ये 2x2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, 2 से कंबाइन किया तो 4 बने, 4 में से 2 यहां पर कंबाइन कर गया और 2x रेडिकल बच गया। अब ये क्या करेगा, तो सर 2x रेडिकल फिर से जाएगा तो ऐसे एल्केन से जो रिएक्शन नहीं किया, और वहां पर जाके फिर से इसे ब्रेक करेगा, फिर से HX बनेगा, फिर से CH3 CH2 रेडिकल बनेगा, वो CH3 CH2 रेडिकल फिर से अनडिसोसिएटेड H2 के पास जाएगा जिसमें सनलाइट नहीं पड़ा था, फिर उसको ब्रेक करेगा और इस तरह से प्रोडक्ट चलता रहेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, टोटल प्रोडक्ट एक ही बार में नहीं बन रहा है, यहां पर साइक्लिक प्रोसेस में धीरे धीरे प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, ये देखो यहां से H हटके और X आ गया, मतलब हेलोजनेशन हो चुका है। अब इसके बाद की कहानी क्या होती है, जो थर्ड स्टेप होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, और चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो ये एक्स रेडिकल है, अब तो सभी के सभी एल्केन रिएक्शन कर गए हैं, तो एक्स रेडिकल जो है आपस में कंबाइन कर लेंगे। देखो यहां पर क्या था, एक रेडिकल टूटे थे और रेडिकल बनाए थे, यहां पर वो इनिशिएट हो रहा था, वहां रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था, यहां पर रिएक्शन टर्मिनेट हो रहा है। तो क्या होगा, ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन अब करेंगे, टूटेंगे नहीं, कंबाइन, टूटे हुए तो है ही, क्या बन जाएंगे, X2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, X2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और कुछ माइनर प्रोडक्ट बन सकता है क्या? भाई पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि ये दो CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए, और जब दो CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन होगा तो जो दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होगा उस रिएक्शन जैसा, तो एक बड़ा सा एल्केन बन जाएगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी 0 है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये दो ही है और दो को आपस में टकराने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, कि इस दो को बहुत सारे हैलोजन मॉलिक्यूल रखे हुए हैं उनसे ज्यादा टकराने की पॉसिबिलिटी होगी। तो आप बोलोगे इन दो को बहुत सारे हैलोजन के साथ टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। कैसे? सपोज हम लोग यहां पर 2 लोग मान लो कि खड़े हैं, ठीक है, और हम रैंडम मोशन कर रहे हैं, हमें फ्रीलिंग मोशन कराया जा रहा है, आंख पे पट्टी बांध दिया गया, जिधर घूमना है उधर घूमना। तो मैं हूं मान लो यहां पर, और कोई यहां पर एक और है, मान लो कि मैं हूं वीएसपी सर, और बहुत सारे 100 स्टूडेंट हैं क्लासरूम में, दोनों लोग का आंख बांध दिया गया और रैंडम मोशन करने के लिए बोला गया। अब तुम बताओ, मेरा वीएसपी सर से कोलाइड करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा कि तुम सारे सभी जो 100 बच्चे हैं उनसे टेंडेंसी ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे सर आपकी टेंडेंसी बच्चों से कोलाइड करने की ज्यादा होगी क्योंकि बच्चों का नंबर ज्यादा है। तो ये दो अल्काइल रेडिकल आपस में टकराने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे कि बहुत सारे हेलोजन के साथ टकराने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे। तो आप बोलोगे कि हेलोजन के साथ टकराने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे तो अल्काइल हैलाइड यहाँ पर प्रोडक्ट मिला, लेकिन बहुत कम टेंडेंसी होगा कि ये दोनों आपस में टकरा जाए, और जब ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे तो एक बड़ा एल्केन मिल जाएगा। लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, वेरी माइनर, बहुत कम मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ये जो सेकेंड स्टेप में, चेन प्रोपेगेशन स्टेप 2 में, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, चेन प्रोपेगेशन का 2 स्टेप है। सेकेंड स्टेप में ये 2 रेडिकल अगर आपस में कंबाइन हो जाए तो क्या बन जाएगा, 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। ये बन गया मेजर प्रोडक्ट, यहां पर अल्काइल हैलाइड बना है सर। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है सर। चेन प्रोपेगेशन स्टेप 2 स्टेप में हुआ है। फर्स्ट स्टेप में
HX बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, देखो H और X के बीच में। और सेकेंड स्टेप में कार्बन और X के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी चीज याद रखना है क्या कि इन फर्स्ट चेन प्रोपोगेशन स्टेप HX बॉन्ड इज फॉर्म, मतलब फ्लोरीन लिया तो HF, क्लोरीन हुआ तो HCl, ब्रोमीन हुआ तो HBr, आयोडीन हुआ तो HI। HX बॉन्ड इज फॉर्म्ड while in second chain termination step, second chain propagation step, किसके किसी बीच में बॉन्ड बना है? C और X। CX बॉन्ड इज फॉर्म। इसे आप नोट करेंगे। इसके बाद ये जो हमने लिखवाया है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको यूज करते हैं, देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले आप इसे नोट करें, पूरे मैकेनिज्म नोट करें। हाँ बच्चों, तो हमने क्या देखा? चेन प्रोपोगेशन स्टेप फर्स्ट में क्या बना था? HX बॉन्ड, और चेन प्रोपोगेशन स्टेप सेकंड में क्या बना था? CX बॉन्ड। तो चलो इसको लिखते हैं। P1 कहने का मतलब मैंने क्या लिखा है? चेन प्रोपोगेशन स्टेप फर्स्ट, और P2 कहने का मतलब हमने क्या लिखा है? चेन प्रोपोगेशन स्टेप सेकंड। और इसमें क्या बना है? HX बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और यहां क्या बना है? CX बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। देख लो एक बार, पेज पलट के देख लो, यही बनाया था ना। अब हम बात करेंगे डिफरेंट अल्काइल हैलाइड का, कि सर अगर फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरीनेशन के केस में क्या बनेगा, अगर क्लोरीन हुआ तो क्लोरीनेशन के केस में क्या बनेगा, अगर ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमिनेशन के केस में क्या बना, और आयोडीन हुआ तो आयोडीनेशन के केस में क्या होगा, और किस तरह से ये बॉन्ड बन रहे होंगे। तो तुम क्या बोलोगे कि अगर सर फ्लोरीन हुआ तो यहां पर HF बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन हुआ तो HCl बॉन्ड बनेगा, ब्रोमीन हुआ तो HBr बॉन्ड बनेगा, और अगर आयोडीन हुआ तो सर HI बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली चेन प्रोपोगेशन स्टेप सेकेंड में क्या होगा? यहां पर CF बॉन्ड बनेगा, यहां पर CCl बॉन्ड बनेगा, यहां पर CBr बॉन्ड बनेगा, और यहां पर CI बॉन्ड बनाएगा। भाई हेलोजन डिफरेंट लेंगे तो डिफरेंट ही बॉन्ड बनेगा ना। अब देखो आपके दिमाग में कुछ चीजें आएंगी कि सर एक चीज बताओ, इस HF बॉन्ड को छोटा बनाया हो, HI बॉन्ड का बहुत बड़ा बना दिए हो, CF बॉन्ड को बहुत छोटा बनाया हो, CI बॉन्ड को बहुत बड़ा बना दिए हो, ऐसा क्यों किया? तो भाई एक चीज बताओ, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो एटम के साइज पे डिपेंड करेगा ना। फ्लोरीन का साइज छोटा है इसलिए HF बॉन्ड सबसे छोटा है, HI बॉन्ड सबसे बड़ा है। जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है सबसे बड़ा HI बना है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, और सबसे छोटा HF। सिमिलरली CF बॉन्ड सबसे छोटा, उसके बड़ा CCl, उसके बाद CBr, उसके बाद CI। अच्छा, ये दोनों बॉन्ड बने हैं, HX बॉन्ड और CX बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। मतलब यहां पर HF बॉन्ड बना होगा, एनर्जी रिलीज हुआ होगा, यहां CS बॉन्ड बना होगा, एनर्जी रिलीज हुआ होगा, यहां पर HCl बॉन्ड और CCl बॉन्ड के बनने से एनर्जी रिलीज होगा, यहां पर HBr बॉन्ड और CBr बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होगा, यहां पर HI बॉन्ड और CI बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होगा। आपको पता होगा कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो बनने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो बनेगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगा, और तोड़ेंगे तो एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा, HF या HI?
आप बोलोगे कि सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्ड तो जितना छोटा होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, बताया था ना। बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना ही वीक होगा। जैसे अपने पेन को लेके ब्रेक करो, उसके कैप को लेके ब्रेक करो। पेन को ब्रेक करना आसान है, कैप को ब्रेक करना आसान नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि पेन का बॉन्ड लेंथ, पेन का लेंथ ज्यादा है, उसे इजिली ब्रेक कर लोगे। कैप इजिली ब्रेक नहीं होगा, वो छोटा होता है। तो ये याद करने के लिए तरीका रख सकते हो। तो ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो जब ये बना होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। सिमिलरली फ्लोरीन के केस में एचएफ बॉन्ड की बात करो या सीएफ बॉन्ड की बात करो, ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जबकि ये सबसे वीक बॉन्ड है तो यहां पर एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होगा। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि फ्लोरिनेशन रिएक्शन जो होगा उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगा, और आयोडीनेशन रिएक्शन जो होगा उसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होगा। फ्लोरिनेशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज, आयोडीनेशन में एनर्जी कम रिलीज। अब सुनना मेरी बात को, फ्लोरिनेशन में इतना एनर्जी रिलीज हो जाता है कि क्या हो जाता है? एक्सप्लोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सप्लोजन। और आयोडीनेशन में इतना कम एनर्जी रिलीज होता है कि ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहता है, इसलिए ये कैसा चला जाता है? रिवर्सिबल एंड वेरी स्लो। रिवर्सिबल एंड वेरी स्लो। एक्सप्लोजन हो रहा है, क्यों? बहुत ही रिएक्शन फास्ट हो रहा है, तो एक्सप्लोजन एंड वेरी फास्ट। दो चीज समझ में आया कि सर ये जो रिएक्शन होगा एक्सप्लोसिव होगा। एक्सप्लोसिव होने का रीजन ये है कि यहां पर जो बॉम्ब बन रहा है छोटा बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है, इसलिए एक्सप्लोजन होगा। और ये रिएक्शन क्या होगा? बहुत ही स्लो होगा और रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल कहने का मतलब ये रिएक्शन आगे जाना चाहेगा लेकिन बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, इसलिए पीछे भी आना चाहेगा, मतलब बहुत स्लो। इतना आगे गया तो फिर ये पीछे, जबकि ये आगे जाना चाहेगा। तो ये स्लो एंड रिवर्सिबल है, और ये क्या है? एक्सप्लोसिव है और फास्ट। अब बात करते हैं कि सर इसके एक्सप्लोजन को कैसे रोका जाए, और इस रिएक्शन में और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखो, फ्लोरिनेशन की अगर हम बात करें तो फ्लोरिनेशन रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है, और ये डार्क में भी हो जाता है। इसके लिए सनलाइट न भी रहे तब भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? एक पॉइंट, फ्लोरिनेशन इज explosive and can take place in dark। ये डार्क में भी पॉसिबल है। दूसरी चीज, फ्लोरिनेशन इतना फास्ट होता है कि इस रिएक्शन को हम एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं। बहुत फास्ट रिएक्टेंट रखा, प्रोडक्ट बन गए, तो हमें इसे एनालाइज करने के लिए क्या करना होगा? इसके रेट को कम करना पड़ेगा। अब कम करने के लिए क्या करना होगा? एल्केन है, फ्लोरीन है, दोनों आपस में कंबाइन करके और फ्लोराइड बना रहा है, रिएक्शन हो रहा है। हम चाहते हैं कि रिएक्शन स्लो हो जाए, तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच के कोलिजन को हमें कम करना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच का कोलिजन कैसे कम होगा? इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई और आ जाए जो कि इसे रिएक्ट ही नहीं होने दे, कोलाइड नहीं होने दे, तो क्या होगा? रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? फ्लोरिनेशन इज वेरी फास्ट वेरी फास्ट। फ्लोरिनेशन क्या है? बहुत फास्ट है। टू डिक्रीज द चांस ऑफ explosion
भाई जितना फास्ट होगा उतना जल्दी जल्दी बॉन्ड बनेगा, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो उतने चांस बढ़ेंगे एक्सप्लोजन के। हम चाहते हैं एक्सप्लोजन के चांस कम हो जाए, तो डिक्रीज द चांस ऑफ एक्सप्लोजन वी हैव टू decrease the rate of fluorination by adding less reactive gas लेस रिएक्टिव मतलब इनर्ट, जो रिएक्शन नहीं करता हो। इनर्ट गैसेस आपने पढ़ा होगा, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। नाइट्रोजन N2 गैस भी बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। इनर्ट गैस N2 को बीच में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि हैलोजन और एल्केन के बीच का कोलिजन कम हो जाएगा। तो फ्लोरीन और एल्केन के बीच का जैसे ही कोलिजन कम हो गया, अल्काइल फ्लोराइड कम बनेगा, तो ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, कम होगा, इसलिए कम एनर्जी रिलीज होगा, तो एक्सप्लोजन से आप बच जाओगे। अब बात करेंगे किस चीज का, आयोडीनेशन का। तो आयोडीनेशन क्या है, रिवर्सिबल है, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। और हम चाहते हैं कि नहीं भाई प्रोडक्ट है, ये बहुत स्लो था, ये इतना फास्ट था कि हमारे लिए एनालिसिस इसका बहुत डिफिकल्ट हुआ, और ये इतना स्लो है कि हमारे लिए एनालिसिस इसका डिफिकल्ट है। तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो और रिवर्सिबल ना हो के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम जाने की टेंडेंसी को बढ़ाएंगे, इसे नोट करते हैं, उसके बाद देखेंगे। नोट करें। अब चलो बच्चों बात कर लेते हैं आयोडीनेशन की। आयोडीनेशन में क्या था कि सर यहां पर CH3 I2 से रिएक्शन किया था प्लस I2, तो क्या बना था CH3 CH2I प्लस HI, यही हुआ था रिएक्शन। मैंने क्या बोला कि ये स्लो और रिवर्सिबल नेचर का है। कैसे नेचर का है, रिवर्सिबल नेचर का। अब सुनिएगा, बहुत सारी कहानियां यहां पर आएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, उस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझते हैं। ये रिवर्सिबल है मतलब ये रिएक्शन आगे को भी जा रहा है पीछे को भी जा रहा है, ये रिएक्शन सामने भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया होगा, उसमें एक आया होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जहां रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में अगर कोई हम एक्सटर्नल चेंज करते हैं, किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल चेंज करते हैं, तो रिवर्सिबिलिटी उधर की तरफ शिफ्ट होती है, जिधर की तरफ शिफ्ट होने से वो चेंज नेग्लिफाई हो जाए। वो चेंज क्या हो जाए, नेग्लिफाई हो जाए। तो जैसे यहां पर हम देखें क्या होगा कि भाई इस रिएक्शन को हमें आगे की तरफ जाना है, ले जाना है। सपोज हमने I2 इसमें और मिला दिया रिएक्शन मीडियम में, बाहर से I2 लाया और इसमें मिला दिया। अब ये रिवर्सिबिलिटी क्या कहेगा कि भाई रिएक्शन को हमें उधर ले जाना होगा जिससे I2 जो बढ़ाए हैं वो कम हो जाए। तो I2 किधर जाएगा तो कम होगा, रिएक्शन इधर जाएगा तो I2 कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I2 कम हो जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। I2 मिलाए कि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शुरू हो जाएगी। HI अगर मिला दिए तो क्या होगा, HI मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा कि भाई ऐसा कुछ करो जिससे HI कम हो जाए। HI कब कम होगा, जब रिएक्शन इधर से इधर की तरफ जाएगा। हम तो चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाने के लिए एक काम करते हैं सर, I2 बढ़ाना चाहिए, HI को कम कर दिया जाए। HI जैसे बना इसको हटा लिए तो HI कम हो गया, HI कम हो गया तो क्या बोलेगा रिवर्सिबिलिटी, इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा कि उधर रिएक्शन को ले जाओ जिधर से HI बने, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। फिर HI हटा लिया, फिर HI हटा लिया, फिर HI हटा लिया। जैसे जैसे HI हटाओगे तो रिवर्सिबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा कि रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाओ। मतलब ये जो रिएक्शन स्लो हो रहा था, रिवर्सिबल हो रहा था, इस रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड ले जाना है तो किसी तरह से HI को हटाना शुरू करते हैं।
अब उसके लिए हमें क्या करते हैं हम लोग कि ये जो HI बना हुआ है, हमने रिएक्शन में कुछ ऐसा मिला दिया कि HI कंज्यूम हो जाए। तो इस HI को कंज्यूम होने के लिए हमने क्या रिएक्शन में मिला दिया, यहां पर HNO3 या फिर HiO3। अब जैसे ही HNO3 हमने या HiO3 मिलाया तो यहां पर क्या बन जाएगा, H2O प्लस I2। आप बोलोगे सर फायदा क्या हुआ, मैं बोलूंगा दो फायदे हो गया। पहले तो HI जितना था कंज्यूम हो गया, HI जैसे ही खत्म हुआ रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ आया HI बनाने के लिए, और जो HI कंज्यूम हुआ वो I2 बना दिया, और I2 जैसे ही बना होगा, I2 देखो बन गया। अब I2 किधर है, रिएक्टेंट साइड, I2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा कि रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ ले जाओ भाई, I2 को कम करो। तो इससे में फायदा क्या हुआ, HI कंज्यूम हुआ, साथ में I2 बना, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाने लगा। तो क्या लिखेंगे, आयोडीनेशन इज very slow and reversible, full stop. Iodination is very slow and reversible. To increase the rate in forward direction, we use oxidizing agent like HNO3 और HiO3। HNO3 और HiO3 क्या करेगा कि HI को हटा देगा, और HI को हटा देगा तो रिएक्शन अब बैकवर्ड में नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा, HI बनाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाओ। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिनेशन के रेट को कम करने के लिए लेस रिएक्टिव इनर्ट गैस हम लोग N2 नाइट्रोजन मिलाते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होगा कि सर इनर्ट गैस तो हीलियम, नियॉन, आर्गन ये होते हैं। लेस रिएक्टिव गैस को हमें मिलाना था। आप चाहो तो नियॉन मिला सकते हो, आप चाहो तो आर्गन मिला सकते हो, N2 भी मिला सकते हो। N2 का भी रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। तो आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। टू इंक्रीज द रेट in forward direction we use oxidizing agent like HNO3 or HiO3 so that HI is oxidized to I2 and reaction becomes fast in forward direction. तो आप इसे नोट करें। अब हम लोग देखेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, इन सारी चीजों के बारे में। जो इसमें सबसे स्लो और सबसे फास्ट था उसको हमने अभी देख लिया, तो नोट करें कैसे। हाँ बच्चों, तो आपने देखा फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन के बारे में। तो देखो, फ्लोरीन अगर लिया तो फ्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, क्लोरीन लिया तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और आयोडीन लिया तो आयोडीन फ्री रेडिकल बनेगा। अब आपसे पूछा गया रिएक्टिविटी के बारे में, तो आपने क्या बोला था कि फ्लोरीन जो होता है बहुत फास्ट होता है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और आयोडीनेशन सबसे स्लो होता है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है। ऐसे भी देख लो, फ्लोरीन फ्री रेडिकल, आयोडीन फ्री रेडिकल, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? आप बोलोगे कि आयोडीन, क्योंकि साइज बड़ा है तो उस पर कोई चार्ज ले लो रेडिकल होगा।
वो ज्यादा स्टेबल होगा। फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इस पर कोई भी चार्ज ले लो या रेडिकल ले लो तो वो लेस स्टेबल होगा। तो जो लेस स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट हुआ, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन और फिर आयोडीनेशन। ये क्या है? रिएक्टिविटी की बात की गई। तो भाई फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट था, आयोडीनेशन बहुत स्लो था। दोनों एनालिसिस के या ऑब्जर्वेशन से डिफिकल्ट था, इसलिए एक को हमने स्लो किया और एक को हमने फास्ट किया। अब बात करते हैं कौन रिएक्शन जो है वो मॉडरेट रेट से चल रहा है, तो क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो फॉर क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन क्लोरीन फ्री रेडिकल बना और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन फ्री रेडिकल लेस स्टेबल है, साइज छोटा है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, साइज बड़ा है। तो रिएक्टिविटी यहां भी क्या होगा? जो ऊपर हमने लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरिनेशन इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमिनेशन। एक टर्म आएगा सेलेक्टिविटी। भाई सेलेक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? सेलेक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? तो याद रखना, लाइफ में जिसके पास स्टेबिलिटी होता है उसको सेलेक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जो स्टेबल होगा वो सिलेक्टिव होगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? सीएल रेडिकल या बीआर रेडिकल? बीआर रेडिकल ऑफ कोर्स इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो सिलेक्टिविटी ज्यादा होगा। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो सिलेक्टिविटी ज्यादा होगा। तो सिलेक्टिविटी किसका हो गया? बीआर रेडिकल का ज्यादा हो गया। किस चीज से? सीएल रेडिकल से। सर ये सिलेक्टिविटी का मतलब नहीं समझ में आया। ऐसे समझो कि ये कम स्टेबल है ना और ये ज्यादा स्टेबल है। ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। ये बहुत दिन से भूखा है, ये 3-4 दिन से भूखा है, और ये बस अभी कभी खाना खा के ही आया है, स्टेबल है। दोनों के सामने खाना लेके आओगे तो चूंकि ये बहुत दिन से भूखा है, ये कम स्टेबल है, बहुत दिनों से भूखा है, तो इसके सामने कुछ भी लाओगे तो खा लेगा। लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है, इसका पेट भरा हुआ है, तो इसको अच्छा चीज दिखेगा तो खाएगा और नहीं अच्छा दिखेगा तो नहीं खाएगा। तो ये सिलेक्टिव हुआ कि नहीं होगा? आप बोलोगे कि सर ये सिलेक्टिव। तो जिसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसके बाद सिलेक्टिविटी भी ज्यादा होती है। देखो क्लोरीन के सिलेक्टिविटी और ब्रोमीन के सिलेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री सिलेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। जो सिलेक्टिविटी है क्लोरीन का 1 डिग्री 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री, वो कितना है? 1:3.8:5। और ब्रोमीन रेडिकल का जो सिलेक्टिविटी होता है 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री, 1:81, 6 नहीं, इज टू 1600। आप बोलोगे सर ये क्या लिखे हो? 1 डिग्री टू 2 डिग्री टू 3 डिग्री, 1:3.8:5, ये क्या मतलब? तो इसके मतलब को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। सुनना क्वेश्चन क्या है? CH3 CH2 CH3 से इसका रिएक्शन हमने किस से कराया? Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। भाई तो H रेडिकल यहां से भी निकल सकता है और यहां पर Cl रेडिकल आ सकता है, या फिर H रेडिकल यहां से भी निकल सकता है और Cl रेडिकल यहां आ सकता है। सर यहां से भी तो निकल सकता है, तो भाई यह यहां से निकालता है, यहां से निकाल, दोनों बात बराबर है। तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CH CH3 और यहां पर Cl, ये दोनों प्रोडक्ट हो सकता है। अगर बोला गया कि ये X, इसका परसेंटेज X है, X% बना, और इसका परसेंटेज Y है, Y% बना, तो X और Y का वैल्यू क्या होगा? क्लोरीनेशन के केस में X और Y का वैल्यू क्या होगा? क्या लिए हो? क्लोरीनेशन। तो क्या पूछा गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X एंड Y?
एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। सुनना सोल्यूशन, एक्स क्या बना है, ये बना है, कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, और वाई कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। भाई तो यहां तो Cl आ रहा है, वो कितने के हाइड्रोजन के रिमूव होने से आ सकता है। सर ये तीनों हाइड्रोजन को हटाओ, चाहे ये तीनों हाइड्रोजन को हटाओ, ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये प्रोडक्ट जो है 6 में से कोई भी हाइड्रोजन हटने से आ सकता है। तो एक्स का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक्स निकालना होगा, कितना बनेगा, वाई कितना बनेगा, फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, फॉर एक्स कितने हाइड्रोजन है, 6 इनटू कितने डिग्री का हाइड्रोजन है। तो सर ये जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा वो कार्बन तो एक ही कार्बन से अटैच है, या इधर से भी ये कार्बन एक ही कार्बन का अटैच है। ये कार्बन 1 डिग्री का है, और 1 डिग्री का क्लोरीन के केस में कितना है, सेलेक्टिविटी 1। तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। फॉर वाई, वाई कितना बनेगा। तो भाई वाई बनाने के लिए बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आना चाहिए, बीच वाले कार्बन पे हेलोजन क्लोरीन आना चाहिए। बीच वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 इंटू, और ये कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। अब 2 डिग्री के लिए क्लोरीन के केस में देखो कितना है, 3.8। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3.8 कितना हो जाएगा, 7.6। टोटल कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7.6 इज इक्वल टू 13.6। सर टोटल प्रोडक्ट जो बना है x प्लस वाई 13.6 बना है, जिसमें x जो है 6 बना है, y जो है 7.6 बना है। तो परसेंटेज ऑफ x निकाल सकते हैं क्या, परसेंटेज x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू 100। x कितना है भाई, 6 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 100। परसेंटेज y कितना आएगा, y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, अरे भाई परसेंटेज निकालने तो आता होगा ना, इंटू 100। y कितना है भाई, 7.6, 7.6 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 100 कितना जाएगा, 7.6 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 100। अब ये वैल्यू आप निकाल लोगे, कितना वैल्यू आएगा उतना परसेंटेज हो जाएगा। अब यही मान लो कि ब्रोमिनेशन के लिए, ये तो समझ में आ गया ना बेटा, क्लोरीनेशन के लिए कुछ नहीं सर, ये एक परसेंटेज है, वाई परसेंटेज है, 1 डिग्री को x परसेंटेज, 2 डिग्री को y परसेंटेज। 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन 6 है, तो 6 इंटू 1 डिग्री के लिए क्लोरीन में कितना होता है, सेलेक्टिविटी 1, तो 6 इंटू 1 6 बना। 2 डिग्री के लिए 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 2 डिग्री के लिए सेलेक्टिविटी 3.8, 2 इंटू 3.8 कितना हो गया, 7.6। x हो गया 6, y हो गया 7.6, टोटल क्या हो गया 13.6। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, x का परसेंटेज इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, y का परसेंटेज y डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, खत्म, बात हो गई। तो ये था क्लोरीनेशन के लिए। सपोज ब्रोमिनेशन के लिए होता तो आप क्या करते, तो 6 भाई x यहां पर बी आ रहा था, 6 हाइड्रोजन से कोई भी निकल जाता और वहां पर बी आ रहा था, तो 6 ब्रोमिनेशन के लिए 1 डिग्री के लिए कितना है, 1, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। 2 डिग्री के लिए कितना है, 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू, अब यहां क्या लिखते हैं 81, क्योंकि 2 डिग्री के लिए क्या है 81, तो 2 इंटू 81 कितना आ जाता, 162। टोटल कितना हो जाता, 6 प्लस 162 168। x का परसेंटेज x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई कितना हो जाता, 6 डिवाइडेड बाई 168 इंटू 100, और यहां पर क्या होता है 162 डिवाइडेड बाई 168 इंटू 100। तो आप इसे नोट कर लें, और आप ब्रोमिनेशन के लिए कितना x और y का वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करके हमें बताइएगा, इसे नोट कर बेटा। ये क्या है, CH3CH3 दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर बना दे रहा हूं उसको। ये है CH3, CH2, CH2 यहां Cl है, प्लस
CH3, CH, CH3 और यहां पर इसे नोट कर लें। ये क्या था? Y परसेंटेज। तो X और Y का वैल्यू हमें पता है, नोट करिए। तो ये था हैलोजिनेशन रिएक्शन। पूरा डिटेल में बेटा हम लोग इसे पढ़े। अब इसी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और भी रिएक्शन आते हैं, जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, और एक और रिएक्शन पढ़ना है, रीड रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। उसके पहले एक पॉइंट लिखेंगे। क्या पॉइंट होगा हमारा? जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं उसको एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे कि इन फोटो हैलोजिनेशन reaction, free radical mechanism, free radical mechanism is followed. Second point, reactivity. फ्लोरिनेशन का सबसे ज्यादा, फिर किसका? क्लोरिनेशन का, फिर किसका? ब्रोमिनेशन का, और फिर किसका? आयोडीनेशन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? फ्लोरिनेशन इज कैसा था? फास्ट था कि स्लो था? वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव। बहुत फास्ट है और कैसा है? एक्सप्लोसिव है। सो टू डिक्रीज rate of fluorination, we add, क्या ऐड करते हैं? N2, O2 भी ऐड कर सकते हैं, इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट, आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। वेरी स्लो एंड reversible. To increase the rate, we add HNO3 or HiO3. HNO3 और HiO3। तो यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, फ्लोरिनेशन कैन टेक प्लेस इन दैट। नेक्स्ट पॉइंट, at 12th afternoon
मतलब दोपहर में। अगर CH4 का रिएक्शन हम Cl2 से करा दें तो यहां पर कार्बन ब्लैक मिल जाता है और प्लस HCl मिलता है। दिस इज कार्बन ब्लैक। लेकिन ये कब हम लिखेंगे? जब लिखा रहेगा 12 आफ्टरनून में CH4 का रिएक्शन Cl2 से होगा तो क्या करेगा। अदरवाइज क्या होगा? H हटेगा Cl आएगा, और Cl डाल दिए तो 2H हटेगा Cl आएगा, और H डाल दिए तो 3H हटेगा Cl आएगा, और H डाल दिए और Cl डाल दिए तो चारों H हट जाएगा, फिर Cl4 बन जाएगा। लेकिन वहीं 12 बजे दोपहर में जब बहुत इंटेंस धूप होगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन ब्लैक बनेगा। ठीक है। अदरवाइज क्या बन जाएगा? अगर 12 आफ्टरनून नहीं रहेगा CH प्लस Cl2 तो क्या बन जाएगा? CCl4। क्या बन जाएगा? CCl4। लेकिन 12 आफ्टरनून में क्या बनेगा? कार्बन ब्लैक। तो इसे आपको याद करना है। और ये फोटो हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरीनेशन सबके बारे में मैंने एक जगह समराइज कर दिया, इसे नोट करो। हाँ बच्चों, तो ये था हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इससे रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चन मिले बुक में सॉल्व करें। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का नाइट्रेशन। भाई एल्केन का नाइट्रेशन कैसे होगा? तो आपको एल्केन ले लो, RH एल्केन ले लिया, और इसका रिएक्शन HNO3 वेपर, HNO3 के किस चीज से कराना है? वेपर से, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग HNO3। तो यहां से H निकलेगा और क्या बन जाएगा? RNO2 प्लस H2। क्या बन जाएगा? RNO2 प्लस H2O। इन दिस रिएक्शन, NO2 रेडिकल, भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो होमोलाइटिक फिशन होगा तो NO2 रेडिकल बनेगा, इज फॉर्म या इज अटैकिंग स्पीसीज। जैसे हेलोजिनेशन में X रेडिकल था तो यहां पर क्या है? NO2 रेडिकल। जैसे मान लो कि हमने यहां पर CH3, CH2, CH3 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और यहां पर HNO3 का वेपर ले लिया या फ्यूमिंग HNO3 दिया हुआ है। क्या बनेगा भाई? तो सर यहां से भी H निकल सकता है तो क्या बनेगा? CH3, CH2, CH2 और यहां पर NO2 आ गया। सर बीच वाला H अगर निकलेगा तो वहां NO2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3, CH3 और यहां पर NO2 आ जाएगा। और क्या हो सकता है? सर हो सकता है कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए तो यहां पर रेडिकल आएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3NO2 बन जाएगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? यहां का ज्यादा रेडिकल स्टेबल है तो ये क्या बन गया? मेजर, और सब क्या बनेंगे? माइनर। आप बोलोगे सर यहां से अगर बॉन्ड टूट जाए तो ये भी रेडिकल बन सकता है, तो ये भी बनेगा CH3, CH2NO2। लेकिन ये सभी के सभी माइनर होंगे, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रहा है? ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। तो नाइट्रेशन ऑफ एल्केन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर आप रिएजेंट क्या लेते हैं? HNO3 वेपर या फ्यूमिंग HNO3। अटैकिंग स्पीसीज क्या है? तो NO2 रेडिकल। ये यहां के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करेगा। बच्चों जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन।
देखो इसमें और कुछ ऐसा नहीं कि अलग है, जैसे हेलोजिनेशन था, जैसे नाइट्रेशन था, वैसे ही सल्फोनेशन है। आप क्या लिए? एल्केन लिए RH, और यहां पर H2SO4 ले लिए, और बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो यहां से H निकलेगा, रेडिकल बना, यहां से OH बनेगा रेडिकल, H रेडिकल और OH मिलके H2O, और ASO3H यहां पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? RSO3H प्लस H2O। इस रिएक्शन की खासियत ये है कि ये बहुत बड़ा एल्केन देगा, जैसे 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 6 मेंबर, और छोटा एल्केन देगा तभी जब वो ब्रांच्ड रहेगा। तो इस पॉइंट को जरूर लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय हायर एल्केन and lower branched alkane। ये रिएक्शन कौन देगा? हायर एल्केन एंड लोअर ब्रांच्ड एल्केन। तो मतलब बहुत बड़ा एल्केन रहेगा या फिर छोटा भी एल्केन रहे, 7 मेंबर का रहे, 6 मेंबर का रहे, तो ब्रांचिंग होना जरूरी है। ये सब बस ऐसे ही 2-2 लाइन के रिएक्शन है। क्या बनेगा यहां पर? SO3H रेडिकल। क्या बनेगा? SO3H रेडिकल इज अटैकिंग स्पीसीज। नेक्स्ट इज रीड रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्लोरोसल्फोनेशन भी बोलते हैं। इसमें एल्केन का रिएक्शन आप कराते हो किस चीज से? SO2 से प्लस Cl2 से। तो क्या बन जाता है? RSO2Cl प्लस HCl, RSO2Cl प्लस HCl। कैसे? आप चाहो तो देख सकते हो। सर यहां पर RH है इन द प्रेजेंस ऑफ H, और इसका रिएक्शन SO2 से आपने कराया। भाई सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो बॉन्ड बना लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और होंगे प्लस Cl2, और यहां पर क्या दिया है आपने? HNu के प्रेजेंस में होमोलाइटिक फिशन। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेगा, और यहां से रेडिकल के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H रेडिकल और ये Cl रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेगा, R रेडिकल और Cl रेडिकल मिलकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो R S डबल बॉन्ड O Cl। देखो R रेडिकल, यहां से H रेडिकल और एक Cl रेडिकल मिलकर HCl बनाया, R रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर बॉन्ड, तो R और H के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और ये रेडिकल और एक दूसरा Cl मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया। तो ये क्या बन गया? RSO2Cl। क्या बन गया ये? RSO2Cl। तो ये भी क्लोरोसल्फोनेशन रिएक्शन जो है वो भी एक फ्री रेडिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, और यहां पर क्या बनता है? RSO2Cl। अब इस RSO2Cl में आगे चल के पढ़ेंगे, जब OH माइनस डालेंगे तो एनालिटिक केमिस्ट्री याद है ना, Cl को बाहर निकाल देगा, यहां पर OH आ जाएगा। क्या करेगा? Cl को निकालेगा और यहां पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। अब यही चीज आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। तो सब आगे चीजें आएंगी। तो ये क्या है? सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, और ये क्या है? क्लोरोसल्फोनेशन ऑफ एल्केन। इस रिएक्शन का एक दूसरा नाम भी है क्या? रीड रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या लेते हैं? Cl2 प्लस SO2 एंड HNu, और इसमें क्या लेते हैं? H2SO4 एट वेरी हाई टेम्परेचर। यहां पर अटैक करने वाला स्पीसीज क्या होगा? इन दिस रिएक्शन अटैकिंग स्पीसीज इज SO3H रेडिकल। तो ये है एल्केन के जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेटा आज के लेक्चर को हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में
एल्केन के लिए जो भी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसे डिस्कस करते हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एल्कीन की तरफ मूव करेंगे। तो आप इसे नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।